फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की, जो क्लेम करती है कि उसके 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। और इसी पब्लिक सपोर्ट के चलते उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शंस जीते। लेकिन बस 40 साल पहले ही देखें तो इस पार्टी की हालत ये थी कि एक समय था जब सिर्फ इसकी 2 सीटें थी लोकसभा में। जो बीजेपी आज हिंदू नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के दम पे इतनी पॉपुलर हुई है, इतने ज़्यादा वोट बटोरे हैं, इतनी ज़्यादा बार वो सत्ता में आई है, वो पार्टी एक समय था जब वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी डिफाइन नहीं कर पाई थी, डिसाइड नहीं कर पाई थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि बीजेपी के रूट्स भी कांग्रेस से ही निकलते हैं। और यही बात बीजेपी की जर्नी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। कमल के निशान वाली भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत 1980 में हुई, लेकिन इसकी जड़ें आज़ादी के टाइम से ही जुड़ती हुई दिखाई देती है। एक समय में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक ने जब जनसंघ की स्थापना करी, तब इनका इलेक्शन सिंबल था दीपक। भारत की बहुत सारी पार्टीज की तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे और नेहरू जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। लेकिन फिर उन्होंने 1950 में कश्मीर को लेकर इन्होंने नेहरू जी की उन पॉलिसियों का उस पैक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा कि हर बार होता है, कांग्रेस में इनकी बात नहीं सुनी गई और ये वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद इन्होंने आरएसएस की हेल्प से जनसंघ को शुरू करा और उसके प्रेसिडेंट हो गए। और उस समय जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जनसंघ के सिर्फ 3 सदस्य जीते थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के शुरू से अगेंस्ट में थे, इसका कंटिन्यूस इसका प्रोटेस्ट कर रहा था। उनका कहना था कि पूरा कश्मीर पूरा का पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये उन्हीं का सपना जो 2019 में जाके पूरा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 से ही आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात करने लगे थे। जब वो बिना परमिशन लिए कश्मीर पहुंच गए तो उनको वहां पर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और जेल में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी वहां पर डेथ हो गई। उस समय तक वो काफी पॉपुलर हो चुके थे और अचानक हुई इस डेथ से एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए आज भी बीजेपी ये नारा लगाती है, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इस तरफ जनसंघ के को फाउंडर दीनदयाल जी उपाध्याय अपने पार्टी को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जाके वहां पर लोगों से जुड़ने लगे, अपनी पार्टी को जोड़ने लगे। और चूंकि वो आरएसएस के मेंबर थे तो उनकी आइडियोलॉजी में आरएसएस की आइडियोलॉजी भी दिखती थी। वो कश्मीर मुद्दे के साथ गौ हत्या पे बैन और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी भी बातें करते थे। और इसी वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स में इनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। इसी पॉपुलैरिटी का असर दिखा कि अपकमिंग इलेक्शंस में इनकी सीटें 3 से बढ़ के 14 पे पहुंच गई और उसके 5 साल बाद हुए इलेक्शंस में ये सीटें 35 तक पहुंच जाती है और इसके साथ वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने लोकल पार्टीज के साथ कोएलिशन करके स्टेट्स में यानी यूपी, एमपी और बिहार में गवर्नमेंट भी बना ली। और इस समय दीनदयाल जी उपाध्याय की लीडरशिप में 2 युवा काम करते जिन्होंने आगे जाके भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी। ये दोनों जनसंघ से पहले आरएसएस के मेंबर थे। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की भी डेथ जो थी वो काफी मिस्टीरियस हुई थी। आप नोटिस करना, बीजेपी के जितने भी पुराने लीडर्स थे उनकी मिस्टीरियस डेथ होती थी और जिनके रीजंस आज तक पता नहीं है किसी को। खैर, इधर जनसंघ मजबूत हो रहा था और उधर 1974 में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, जिनको शॉर्ट में जेपी कहा जाता है, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन खोल दिया। उन्हें भी जनता से खूब सपोर्ट मिलने लगा। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को बराबर की टक्कर मिल रही थी। उसी टाइम इंदिरा गांधी पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनाव जीतने के जो एलिगेशंस थे वो प्रूफ हो जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। लगभग 21 महीने चली इमरजेंसी के टाइम में बहुत कुछ हुआ। जनरल इलेक्शंस जो होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए, विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया, प्रेस की फ्रीडम छीन ली गई। जयप्रकाश नारायण से लेके लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, अरुण जेटली जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने एक स्टेप और आगे बढ़कर आरएसएस पर भी बैन लगा दिया और उसके मेंबर्स को भी ढूंढ ढूंढ कर जेल में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि आरएसएस वाले भी जनसंघ को सपोर्ट करते थे तो उनके भी मेंबर्स को ढूंढ ढूंढ कर कांग्रेस को खतरा महसूस होता, उनको भी ढूंढ ढूंढ के जेल में डालने शुरू कर दिया गया। इस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के मेंबर थे और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सिख के वेश में रह के पंजाब में रहना शुरू कर दिया। उनकी उस समय वाली काफी सारी इमेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। फरवरी में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो सारे ओपोजिशन के लीडर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में गए और एक बहुत बड़ी मीटिंग करती है और उस मीटिंग का नतीजा ये निकलता है कि सारे दल एक साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक साथ आकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और इंदिरा गांधी को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और इलेक्शंस का नतीजा रहता है इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार जाती है और पहली बार आजादी के 30 साल बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनने जा रही थी। जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी कैबिनेट में अटल जी बनते हैं फॉरेन मिनिस्टर
और आडवाणी जी को मिलती है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। लेकिन चूंकि जब इतनी सारी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां मिलकर एक साथ लड़ रही थी तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। उनका सिर्फ कॉमन मकसद ये था कि इंदिरा गांधी को कैसे हराया जाए। तो जब इंदिरा गांधी हार गए तो कोalition सरकार में झगड़े शुरू हो गए। चौधरी चरण सिंह का कहना था कि अगर जनसंघ के लीडर को अगर सरकार में रहना तो उनको आरएसएस की आइडियोलॉजी को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन जनसंघ के लीडर्स ने आरएसएस की आइडियोलॉजी को ड्रॉप करने से मना कर दिया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह अपने सपोर्टर्स के साथ कांग्रेस को सपोर्ट दे देते हैं और सिर्फ 2 साल में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। फिलहाल 1980 में इलेक्शन में इंदिरा गांधी जबरदस्त तरीके से वापसी करती है और 353 सीट जीतकर वो फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और दूसरी तरफ जनता पार्टी को मिलती है सिर्फ 31 सीट। पिछले ही इलेक्शन में 295 सीट्स मिली थी जनता पार्टी को और इस बार सिर्फ 31 सीट मिलना, इतनी सीटें ड्रॉप होना उनके लिए एक शॉक था। जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी इस पार्टी को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसका निशान होता है कमल का फूल। लेकिन पार्टी बनने के बाद भी अपना आइडियोलॉजिकल ग्राउंड नहीं ढूंढ पाई थी और इसका रीजन था अटल जी और आडवाणी जी के बीच में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। अटल जी दीनदयाल उपाध्याय की तरह से गांधीयन सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वहीं आडवाणी जी का कहना था कि उन्हें हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म वाली ही आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वही उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। और पार्टी प्रेसिडेंट अटल जी थे तो इसलिए अटल जी वाली आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी मिल रही थी। लेकिन पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट भी चल रहे थे जिसकी वजह से पार्टी ज़्यादातर लोगों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। और इसी दौरान क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया। तो वो मर्डर के बाद इतनी सिंपैथी हुई ना लोगों में कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति, कि कांग्रेस 404 सीटें जीत गई लोकसभा में और बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा चल रहा था कि जो बीजेपी की पॉलिटिकल जर्नी को हमेशा के लिए चेंज करने वाला था। 1964 में आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद बनाई थी और विश्व हिंदू परिषद ने 1980 में राम जन्मभूमि मूवमेंट को शुरू किया और 1984 तक ये मूवमेंट पूरा लाइमलाइट में आ गया। बीजेपी लीडर्स एल.के. आडवाणी जी की इस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें शामिल होना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से लालकृष्ण आडवाणी जी का पॉलिटिकल जो कद होता है वो बढ़ने लगता है। 1986 में वो अटल बिहारी वाजपेयी को रिप्लेस करके पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उन्होंने लोगों को एक्टिवली इस मूवमेंट में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय तक अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे कि ये बीजेपी के लिए सही स्टेप नहीं है और ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन 1988 आते आते अटल जी की ये बात गलत साबित हो गई। बीजेपी छोड़ो कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि राम मंदिर जनता के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड आपको शॉकिंग लगेगा कि राजीव गांधी खुद भी धीरे धीरे इस मुद्दे को अपनाना चाह रहे थे या इस मुद्दे में अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एक तरफ जब शाहबानो केस में मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप राजीव गांधी पर लग रहा था तो उस समय उन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट को बैलेंस करने के लिए हिंदू साइड के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए और शिलान्यास की परमिशन दे दी। यह एक लोकल कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। लेकिन लोग ये मानते कि राजीव गांधी थोड़ा रुकते तो बड़ी अदालत से फैसला पलटा भी जा सकता था। लेकिन उन्हें राम मंदिर मूवमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने फटाफट इस आदेश को इंप्लीमेंट करवा दिया। इसके साथ ही 1987 में पहली बार टीवी पर रामायण का प्रसारण भी चालू कर दिया गया। राजीव गांधी जी इस इश्यू को इतना बड़ा पॉलिटिकल इश्यू समझते थे कि उन्होंने 1989 में अपने कैंपेन की शुरुआत नागपुर की जगह अयोध्या से करी और वहां जाकर कहा कि हम राम राज्य लाने वाले हैं। इनके इन सब एक्शंस की वजह से राम मंदिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस की जगह वीएचपी और बीजेपी को मिलने लगता है क्योंकि वो लोग काफी सालों से इस चीज के लिए जमीन तैयार कर रहे थे और इस मौके में बैठे थे कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इसका चेहरा बन जाएंगे और उन्होंने ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। फिर चंद्रशेखर देश के पीएम बन जाते हैं। दूसरी तरफ गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा चालू हो चुकी थी और उस रथ यात्रा को पूरे देश के लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। लाखों लोग उससे जुड़ने लगे थे। लेकिन जब ये यात्रा बिहार पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को और उनके साथ हजारों कार सेवकों को जेल में डाल दिया। और इससे भी भयानक ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रामैया रथ यात्रा में शामिल कार सेवकों पे गोली चलाने के आदेश दे दिए जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। ये 17 लोगों की जान वाला ये डेटा ये आधिकारिक था और लोकल लोगों की माने तो उसमें और भी ज्यादा जाने गई थी। और इस इंसिडेंट के बाद जो लोग दबे मन से बीजेपी का सपोर्ट करते थे वो ओपनली खुले मन से बीजेपी के साथ आ गए। रामरथ यात्रा के लगभग 1 साल बाद मुरली मनोहर जोशी ने जो बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर थे उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली। ये यात्रा 14 स्टेट से होकर गुजरती है। इसमें नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था और इस यात्रा का अंत लाल चौक में तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुआ और इसे देश भर में बीजेपी का समर्थन बढ़ा और वहां की सीटें बढ़ के और 1991 के इलेक्शन में सीटें बढ़कर 120 हो गई बीजेपी की। 91 में ही यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। सीएम बने कल्याण सिंह। और इस यात्रा के लगभग 1 साल बाद हुआ बाबरी डिमोलिशन और इस डिमोलिशन के बाद कम्युनल में वायलेंस बढ़ने लगे। मुंबई में धमाके हुए
और 1985 इलेक्शन में ये बात साफ भी हो गई और बीजेपी 2 सीट से लेकर 85 तक पहुंच गई। तब दूसरी तरफ अटल जी अपनी अलग आइडियोलॉजी की वजह से पार्टी से अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट खो चुके थे। इस इलेक्शन में अटल जी को पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। उनकी स्पीच सुनने लोग आते थे, इसलिए उनको प्रचार में ले जाया जाता था। इस इलेक्शन ने देश में कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू कर दिया। कांग्रेस इस इलेक्शन में बोफोर्स घोटाले के ऑलरेडी मार झेल रही थी और राजीव गांधी का 1984 वाला जो 404 का नंबर था उससे वो लगभग आधे पर आ गए थे। 85 सीट के साथ बीजेपी ने जनता पार्टी के साथ मिलकर कोएलिशन की गवर्नमेंट बना ली और इस सरकार के पीएम बने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस सरकार में कंट्रोवर्शियल चीज हुई, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। कश्मीर के अंदर हिंदुओं का जिनोसाइड भी इसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ। बीजेपी ने राम रथ यात्रा इसी टाइम के दौरान शुरू करी। लेकिन इनकी कोएलिशन गवर्नमेंट वाले लोग वीपी सिंह का ओपनली उसका ओपोज करने लगे एंड इवेंचुअली ये सरकार सिर्फ 11 महीने में गिर गई। चंद्रशेखर ने कांग्रेस को सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बना ली। तो ये सब रिएक्शन के तौर पे हुआ था, ठीक है, मुंबई बम ब्लास्ट होना। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी बैन कर दिया गया। इस डेमोलिशन के चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बहुत सारे बीजेपी लीडर्स पर मुकदमे चलते हैं जो अभी 2020 में जाके खत्म हुए। बाबरी डिमोलिशन के बाद कल्याण सिंह ने यूपी सीएम पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और बाद में उन्होंने इंटरव्यू में साफ बोला था कि उनका साफ आदेश था कि बाबरी स्ट्रक्चर को तो बचाया जाए लेकिन कोई गोली नहीं चलनी चाहिए और उन्हें अपने इस डिसीजन पर कोई अफसोस भी नहीं था। इस घटना के बाद बीजेपी के सपोर्ट में देश में और भी ज्यादा लहर बढ़ जाती है। उसके बाद आया 1996 का इलेक्शन जब बीजेपी के प्रेसिडेंट लालकृष्ण आडवाणी थे और रथ यात्रा के बाद सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके थे। लेकिन फिर भी जब पीएम कैंडिडेट अनाउंस करने की बात आई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सामने करते हैं। इसके 2 बड़े रीजन थे। अटल जी की एक मॉडरेट छवि थी देश में जिससे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद थी और लालकृष्ण आडवाणी जी का एक हवाला स्कैंडल में नाम आ चुका था। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इनका नाम क्लियर हुआ 1997 के इलेक्शन के बाद और इसी वजह से आडवाणी जी ने वो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। उस इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी सीटें और बढ़ा ली और 161 सीट के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। और रूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उन्हें कोएलिशन के थ्रू मेजोरिटी प्रूफ करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण 13 दिन में वो सरकार गिर गई। और आपने वो सुना होगा अटल जी का जो फेमस डायलॉग था, सरकारें आएंगी जाएंगी ये देश रहना चाहिए, ये उसी समय का था। इसके बाद देश में 1-1 साल से भी कम की 2 और सरकारें बनती है जिसमें एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भी कोएलिशन सरकारें थी जो कि सपोर्ट वगैरह की वजह से गिर जाती है। इसके बाद 1998 में फिर से चुनाव होते हैं जिसमें बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा के 182 कर लेती है और फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, लेकिन मेजोरिटी जितनी सीट्स नहीं मिलती है। इसके बाद इनको अकाली दल, शिवसेना जैसी पार्टी से सपोर्ट मिलता है और फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं और अटल जी दूसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और इस सरकार में एल.के. आडवाणी जी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन कोएलिशन से बनी सरकार में अंदर से चीजें बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थी। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही कोएलिशन पार्टियों के अलग अलग पार्टीज के लीडर में मिनिस्ट्रीज को लेकर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद ये सरकार भी गिर जाती है। सरकार कुछ महीने ही चली लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करवा दिया और इसके बाद सरकार गिरने का मेन कारण बनती है जयललिता। इसके लिए कहा जाता है कि जयललिता जैसी सरकार बनने के बाद अटल जी के सामने अलग अलग बहुत सारी डिमांड रखना शुरू कर देती है। डिमांड थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। डिमांड से अटल जी साफ मना कर देते हैं और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता जी की मीटिंग करवा देते सोनिया गांधी के साथ और जयललिता ने सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया और एक बार फिर से अटल जी के सामने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया। इसमें एनडीए को 269 वोट्स मिले और अगेंस्ट में पड़े 270 वोट्स, तो ये सरकार फिर से गिर जाती है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी कोएलिशन को मेजोरिटी नहीं बचती है और 1999 में फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं और एक बार फिर से बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है। कोएलिशन में इन्हें फिर से सरकार बनानी पड़ती है और अटल जी फिर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सरकार अपने 5 साल का टर्म पूरा करती है। इसके साथ ही अटल जी पहले से नॉन कांग्रेस पीएम बन जाते हैं जिन्होंने अपने 5 साल का टर्म पूरा किया। बतौर पीएम यह अटल जी का काफी सक्सेसफुल टेन्योर रहता है। भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गोल्डन क्वाड्रेंगल जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेगा सिटीज आपस में रोड नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं। वहीं रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम भी इसी टेन्योर में शुरू किया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर की सुविधा भी इसी गवर्नमेंट ने लोगों तक पहुंचाई। लोग धीरे धीरे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी से जुड़ने लगे। इसीलिए अटल जी को कई लोग भारत में फादर ऑफ मॉडर्न टेलीकॉम इन इंडिया भी कहते हैं। अटल जी के इसी टेन्योर में चाइल्ड एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझते हुए सर्व शिक्षा अभियान भी लागू किया जाता है जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया जाता है और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अटल जी ने पहली बार दिल्ली में मेट्रो सर्विस को भी मंजूर किया।
और इनॉग्रेट भी किया, जो कश्मीरी गेट से सीलमपुर तक चलती है। प्राइवेटाइजेशन या न्यू पेंशन स्कीम जैसे कॉन्सेप्ट भी अटल जी की ही देन है। अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करी जाए तो चाहे चाइना हो या इजराइल, उनके साथ भी रिश्ते सुधारने का काम अटल जी ने किया। मोदी जी आज जिस लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं वो भी अटल जी की ही देन है। पाकिस्तान से के साथ रिलेशनशिप सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम के एक्सप्रेस वगैरह चलाई, लेकिन इसके जवाब में उन्हें कारगिल वॉर मिला, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। और कारगिल वॉर को हैंडल करने के लिए आज भी अटल जी की तारीफ होती है। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद जब 2004 के इलेक्शन आए तो शाइनिंग इंडिया और भारत उदय जैसे नारों से लग रहा था कि अटल जी की सरकार इस बार दोबारा बनने वाली है, लेकिन जो रिजल्ट सबके सामने है उससे सब लोग शॉक रह गए। बीजेपी सिर्फ 138 सीटों तक सिमट के रह गई और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आती है और उन्होंने गठबंधन कर करा के अपनी सरकार बना ली, जिसे आज यूपीए 1 कहा जाता है। इस टाइम पर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी, इनकी ऑलमोस्ट 40 सीट जीत कर आई थी। तो ये लोग यूपीए 1 में काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूटर थे। 2004 के बाद अटल बिहारी जी बीमार रहने लगे और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया। फिर 2009 में हुए जनरल इलेक्शन में लालकृष्ण आडवाणी को पीएम फेस बनाया गया, लेकिन उस समय उनके लाहौर वाले कमेंट पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और 2009 में फिर से बीजेपी नहीं जीत पाई। 2009 में इनकी 116 सीटें आई और फिर से कांग्रेस ने यूपीए 2 बना ली कोएलिशन गवर्नमेंट करके। 2013 आते आते लालकृष्ण आडवाणी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से आउट हो चुके थे। तो काम और लोग जान चुके थे कि जो पहले अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी वो चीज़ अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी में है। 2012 से ही मोदी और उनके गुजरात के जो एड्स थे वो टीवी पर आने लग गए थे। बाकी बचा हुआ काम यूपीए गवर्नमेंट के हजारों करोड़ के घोटालों ने कर दिया। और फिर शुरू होता 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का दौर, जो आज पिछले 11 सालों से अनवरत जारी है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा को कितने ही इलेक्शन जितवाए, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या कितने ही स्टेट्स के इलेक्शन हो। तो दोस्तों ये सब था बीजेपी की हिस्टोरिक जर्नी के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।